Hello and Jai Hind everyone. How are you all? I hope you are doing well. Dear students, in yesterday lecture we have completed part 1 of the chapter Shaping of the Earth Surface. In this video we are going to cover second part of this chapter. In this chapter we will deal with the external processes. Let me tell you, in yesterday video we have completed internal causes. We have completed internal causes which bring changes in the landform of the अर्थ। यानी कि कल हमने इंटरनल कॉजेस के बारे में पढ़ा था जिससे अर्थ की सरफेस चेंज होती है। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं क्या पढ़ा था। yesterday we have seen like how plates move in different directions, like जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं, किसके ऊपर करती हैं, तो कल हमने समझा था कि एस्थेनोस्फीयर क्या है कि ये सेमी मोल्टन स्टेट में पाया जाता है। इसकी इसी के ऊपर कौन सी प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। ये लिथोस्फीयर या अर्थ की क्रस्ट के बहुत बड़े स्लैब होते हैं। ये ऐसे समझ लो बहुत बड़ी जमीन है, टेबल है, या ये समझ लो दूध की मलाई है जो दूध के ऊपर तैर रही है। तो जब ये मलाई तैरती हुई इधर उधर घूमेगी तो किसी न किसी दूसरी मलाई से टकराएगी। तो इसी टकराने की वजह से यहाँ शेकिंग होगी, इनमें वाइब्रेशंस होंगे जिसकी वजह से अर्थक्वेक होते हैं। और अगर शेकिंग बहुत तेज है तो ये अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम माउंटेन्स बोलते हैं। और अगर यही टेक्टोनिक प्लेट्स टूट जाती है तो ये क्या रिफ्ट बना देती है और नीचे से मैग्मा बाहर एरप्ट हो जाता है, तो ये वॉल्केनो बना देती है। तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं अर्थ की सरफेस पे, पर किस वजह से हो रहे हैं, इंटरनली हो रहे हैं। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो अर्थ की सरफेस के नीचे हो रही हैं पर जिनका इम्पैक्ट हमें अर्थ की सरफेस के ऊपर दिख रहा है, यानी अर्थ की सरफेस पर दिख रहा है। तो ऐसी सारी चीजें क्या होती हैं, इंटरनल प्रोसेस। तो यस्टरडे इन यस्टरडे वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द इंटरनल प्रोसेसेस, और आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर एक्सटर्नल प्रोसेस। यानी कि अर्थ की सरफेस पे ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे अर्थ की सरफेस चेंज होती है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड टू अवर चैप्टर्स नेम। द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, हाउ अर्थ सरफेस इज बीइंग शेप्ड, है ना। तो एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में आज हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर एक्सटर्नल प्रोसेसेस। तो द नेचुरल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस ग्रेजुअली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि ये ऐसी प्रोसेस नहीं है जो इंस्टेंट हो, दे आर टेकिंग प्लेसेस ग्रेजुअली, बहुत धीरे हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि ये सारी प्रोसेसेस कहाँ होती हैं, अर्थ की सरफेस पर। तो दीज प्रोसेस आर कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोसेसेस। These processes play a vital role in modifying the land and are essential for the formation of soil. और सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो फीचर है वो ये है कि जो एक्सटर्नल प्रोसेसेस होती हैं ये सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। यानी कि कोई बहुत बड़ी रॉक होगी, फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगी, लाइक इन सैंड और सिल्ट, फिर वो आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा क्ले में, तो ये मिट्टी बन जाती है। तो ये सारी नेचुरल प्रोसेस होती है। टॉपिक है हमारा डेनुडेशन। जो एक्सटर्नल प्रोसेस है उसका पहला टॉपिक है डेनुडेशन। डेनुडेशन का मतलब होता है इट इज द ओवरऑल प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। इट इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बियरिंग अवे, ब्रेकिंग डाउन, यानी कि किसी भी चीज का घिस जाना, फिर उसका टूट जाना, एंड लोअरिंग द अर्थ सरफेस थ्रू वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड एरोजन। यानी कि कोई पत्थर टूट जाता है घिसकर, फिर उसका इरोजन होता है, फिर इन सब चीजों की वजह से जो क्या है, अर्थ की प्रोसेस या अर्थ की सरफेस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर से सुनिए, यानी कि इट इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बियरिंग अवे, ब्रेकिंग डाउन एंड लोअरिंग द अर्थ सरफेस। मान लीजिए यहाँ कोई ऐसा टेरेन है, ऐसा लैंडस्केप है, यहाँ रॉक्स हैं। अब ये रॉक्स जो हैं वो इनकी बियरिंग अवे हो चुकी है, दे आर बॉर्न अप, मीन्स इनका घिसाव बहुत हो चुका है। बियरिंग अवे का मतलब घिसाव होना, ये बहुत घिस गई हैं। तो जब ये घिस गई हैं तो आगे चल के टूटेगी भी। तो जब ये टूटेंगी, ब्रेकिंग अवे होगा, तो ये जो है इनकी हाइट कम हो जाएगी और इनके सरफेस में चेंजेस होने
देखने को मिले। ठीक, तो इनके कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं? इनके कंपोनेंट्स हैं वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन। वेदरिंग हम आगे चल के इन तीनों के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि वेदरिंग का मतलब होता है किसी बड़ी रॉक का टूट जाना, ठीक है? मास मूवमेंट का मतलब होता है कि जो वेदर्ड मटेरियल है, जो टूटा हुआ जो रॉक्स हैं, जो मटेरियल हैं, उनका स्लोप्स के थ्रू डाउनवर्ड मूवमेंट। किस वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी की वजह से ही जो मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं डाउनवर्ड, जैसे आपने लैंडस्लाइड देखी होगी। तो लैंडस्लाइड में होता क्या है, जो लार्ज स्लैब ऑफ लैंड होते हैं, जो वेदर्ड मटेरियल है, वो किसी माउंटेनियस रीजन से डाउनवर्ड आता हुआ दिखता है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मास मूवमेंट। इरोजन, इरोजन मीन्स रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बाय रिवर्स, विंड, ग्लेशियर्स एंड वेव्स। इरोजन का मतलब होता है कि कोई पत्थर टूट गया है तो आगे चल के उसका इरोजन और टूटेगा, वो और घिसेगा, और साथ में उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो। यानी कि पत्थर पहले एक जगह टूटा, वो हो गई वेदरिंग। इसके बाद वो उसने मूवमेंट किया, मूवमेंट के टाइम पे भी उसमें घिसाव होता है, मूवमेंट के टाइम पे भी टूटता है, तो उसे कहते हैं इरोजन। इज इट क्लियर? अब हम इन तीनों को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स इन सिटू ब्रेकडाउन। ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। इन सिटू ब्रेकडाउन का मतलब होता है इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब कि कोई, देखो, पत्थर दो तरीके से टूट सकते हैं। लाइक एक कोई बहुत बड़ा स्टोन है, ये अपनी जगह पर रखा हुआ है। अब इसका ट्रांसपोर्टेशन या इसका मूवमेंट इजी नहीं है, यानी कि अपनी जगह पर ही रखा हुआ है। बाय सम नेचुरल प्रोसेसेस ये पत्थर जो है टूट रहा है। तो अगर ये पत्थर अपनी जगह पर टूट रहा है, तो ये कही जाएगी इन सिटू ब्रेकडाउन। क्या कही जाएगी इसको? इन सिटू ब्रेकडाउन। यानी कि ये पत्थर अपनी जगह पे टूटा है। और इन सिटू ब्रेकडाउन को ही कहा जाता है वेदरिंग। क्या कहा जाता है? वेदरिंग। सर, मन में एक डाउट आया। वो डाउट ये है कि अगर कोई पत्थर है जो लुढ़कते लुढ़कते आगे चल के टूट गया, तो क्या वो वेदरिंग होगी? तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि वो वेदरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें मूवमेंट हो रहा है। और जबकि वेदरिंग ये कहती है कि इन सिटू ब्रेकडाउन, यानी कि अपनी जगह पे ही पत्थर टूटेगा वो, और अपनी जगह पर नहीं टूट रहा है, मूवमेंट करते टूट रहा है, तो उसे हम कहेंगे इरोजन। बोलो, बात समझ में आई? बहुत छोटा सा डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच एक्सपोज्ड रॉक गेट ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। यानी कि जो रॉक्स हैं, बड़े बड़े रॉक्स जो हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं इन सिटू, यानी कि उसी जगह पर, विथआउट बीइंग मूव्ड। यानी कि इनमें क्या होता है, ये जो रॉक्स हैं वो मूव नहीं करती हैं। बोलो, बात समझ में आई? यानी कि अपनी जगह पे खड़ा खड़ा कोई पत्थर टूट गया, कैसे टूटता है? तो ये हम आगे सीखेंगे। थ्री मेजर टाइप्स ऑफ वेदरिंग में। यानी कि वेदरिंग के कितने टाइप हैं? थ्री टाइप्स। सबसे पहला, सबसे पहले जो वेदरिंग है, इसको आप बता दें, एब्रेशन इसमें नहीं आता। सबसे पहली जो वेदरिंग है, दैट इज फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का ही अदर नेम है मैकेनिकल वेदरिंग। इट मीन्स डिसइंटीग्रेशन, मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स विथआउट एनी केमिकल चेंज। यानी कि इनके केमिकल में चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी ईंट है, ठीक है, ईंट हमने कोई बीच में से तोड़ दी, तो इसके केमिकल मतलब इसके चेंज नहीं, इसके कंपोजिशन में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ये तब भी ईंट थी, अब भी ईंट है, ठीक है ना? कौन कौन से फिजिकल वेदरिंग होती है? तो सबसे पहले थर्मल एक्शन। थर्मल एक्शन का मतलब होता है कि जब दिन के टाइम सूरज की जो गर्मी होती है, वो क्या करती है, जो आउटर लेयर होती है पत्थर की, इसको एक्सपांड कर देती है। यानी कोई पत्थर है, ये मान लो ये स्टोन है, तो ये हीटिंग की वजह से इसकी जो आउटर लेयर है, ये छिलके अलग होने लगती है। और जब ये छिलके अलग होने लगती है, तो धीरे धीरे करके ये पत्थर टूटने लगता है। और रात के टाइम पर क्या होता है, इट नाइट टाइम कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स देम। तो दिन की गर्मी की वजह से ये पत्थर की जो लेयर है, वो स्ट्रेस्ड हो जाती है, खिंच जाती है, एक्सपांड हो जाती है। और रात में जब यही मौसम कूल होने लगता है, ठंडा होने लगता है, तो ये जो पत्थर हैं, ये जो लेयर है, ये सिकुड़ने लगती है। तो जब यही बार-बार होता रहता है, जब यही रिपीटेड एक्शन बार-बार होता है, जिसकी वजह से जो आउटर लेयर है, ये छिल जाती है, और धीरे-धीरे करके ये जो स्टोन है, वो टूटने लगती है, या ये जो रॉक है, वो टूटने लगती है। इज़ इट क्लियर? अगला है, ये तो हो गया थर्मल एक्शन। यानी कि थर्मल एक्शन का मतलब है कि डे टाइम हीटिंग की वजह से रॉक की जो लेयर है, वो एक्सपांड करती है, और नाइट टाइम में
जो रॉक की लेयर है वो कूलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ जाती है। और जब यही एक्टिविटीज बार-बार होती हैं और रोज होती है, जिसकी वजह से आउटर लेयर ऑफ द रॉक गॉट वीकन्ड, जिसकी वजह से एक टाइम पे पत्थर टूट जाता है। तो दिस इज थर्मल एक्शन। अब आगे चल के देखते हैं व्हाट इज फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन मीन्स इन कोल्ड रीजन्स वाटर एंटर्स रॉक क्रैक्स, यानी कि कोई पत्थर है, उस पत्थर में कोई क्रैक है और उस क्रैक में अगर पानी भर गया और वो एरिया अगर कोल्ड है, कैसा है? कोल्ड, तो पानी क्या हो जाएगा? जम जाएगा, वाटर विल फ्रीज। और जब पानी जमता है तो वाटर की एक टेंडेंसी होती है, वो अपने आप को एक्सपांड करता है। क्या करता है? एक्सपांड। तो याद रख सकते हैं लाइन कि वाटर एक्सपांड्स ऑन फ्रीजिंग, कि जब पानी जमता है तो वो एक्सपांड करता है। तो वाटर एक्सपांड्स व्हेन फ्रोजन एक्सर्टिंग मासिव फोर्स दैट वाइडन्स क्रैक। और जब पानी जमता है तो ये क्या है? फोर्स लगाता है, उन छोटी-छोटी क्रैक्स को वाइड करता है। और जब किसी रॉक की क्रैक वाइड हो जाएँगी, तो वो क्या हो जाएगी? ग्रेजुअली इट विल ब्रेक। इज इट क्लियर? तो हमने 2 टाइप की फिजिकल वेदरिंग समझी। फर्स्ट दैट इज थर्मल एक्शन, सेकंड इज फ्रॉस्ट एक्शन। आई थिंक आपको समझ आ गया हो। अगला जो टाइप है, सेकंड टाइप है, दैट इज केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का मतलब ऐसी रॉक्स जो सॉल्युबल होती हैं। सॉल्युबल रॉक का मतलब कि दैट कैन बी डिसॉल्व इनटू वाटर, कि जब जैसे ही वो उनकी रिएक्शन पानी से होता है, तो वो रॉक्स या वो मटेरियल कैसे हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे इफ आई से कि जो लाइम स्टोन है, बताओ वाटर में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। और जब ये डिसॉल्व होगा तो इनकी जो भी रॉक्स होंगी, जो भी लाइमस्टोन की रॉक्स होंगी, तो बारिश के टाइम पे इनके अंदर पानी जाएगा। और जब पानी जाएगा तो अलग-अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाएगा। आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि जैसे ये अलग-अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं। स्टीएटाइट, स्टैलेग्माइट, है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये किसके एग्जांपल हैं? केमिकल वेदरिंग। यानी कि कोई एक रॉक है जो सॉल्युबल रॉक, बारिश हुई, बारिश का पानी अंदर गया और इरोड किया, इरोड करने के बाद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने। दिस इज नोन एज केमिकल वेदरिंग। देख लेते हैं, रॉक्स आर डिसॉल्व और अल्टर्ड व्हेन वाटर और एयर रिएक्ट्स विद सर्टेन मिनरल्स इन द रॉक्स। यानी कि ऐसी रॉक्स जिनमें ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, इनके साथ में पानी और हवा जब रिएक्ट करती है तो वो डिसॉल्व हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इट क्रिएट्स यूनिक अंडरग्राउंड सरफेस फीचर, यानी कि ये ऊपर इसकी सरफेस है, ये अंडरग्राउंड फीचर्स हैं, लाइक कैविटीज, सिंक होल्स, caverns by dissolving soluble minerals like limestone, rock salt and sandstone। बोलो बात समझ में आई? यानी कि जो सॉल्युबल रॉक्स जब पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, तो ऐसी वेदरिंग को कहते हैं केमिकल वेदरिंग। आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप की वेदरिंग है, दैट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। एज द नेम सजेस्ट कि बायोलॉजिकल वेदरिंग समथिंग व्हिच इंटरकनेक्ट्स या व्हिच इज इंटरफियर्ड बाय ह्यूमंस। यानी कि जब ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा कोई रॉक्स कट अगर टूटती है, तो उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ब्रेकडाउन कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? प्लांट्स कैसे रॉक्स को तोड़ते हैं? जैसे आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ये जो पत्थर है, ये जो मंजुलिका का महल है, ये पैलेस ऑफ मंजुलिका, मंजुलिका। इस मंजुलिका का जो पैलेस है, ये खाली पड़ा था कई सालों से, है ना? तो इसमें क्या है, पहले ही कोई छोटा पौधा उगा होगा पत्थरों में, हम जनरली देखते ही हैं। फिर ये पौधा धीरे-धीरे बड़ा हुआ होगा, पेड़ बना होगा, एक आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। अब ये पेड़ करेगा क्या? धीरे-धीरे इन पत्थरों को तोड़ देगा। और जब पत्थरों को तोड़ देगा तो यही तो क्या हो जाएगी? वेदरिंग। भाई वेदरिंग का मतलब क्या है? पत्थरों को तोड़ना, है ना? और अपनी जगह पे पत्थर टूट रहा है ये। इसका कहीं मूवमेंट हो रहा है क्या? नहीं। तो अपनी जगह पे पत्थर टूट रहा है, ये प्लांट्स की वजह से टूट रहा है। सम टाइम व्हाट एनिमल्स डू, तो एनिमल्स जो हैं, वो होल्स बना देते हैं ज़मीन में, तो जिसकी वजह से ही लैंडफ़ॉर्म पर स्ट्रक्चर देखने को मिले। यानी कि ब्रेकडाउन कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फिर ह्यूमन्स हो, ठीक है? तो जिसकी वजह से क्या है, रॉक्स लूज़ हो जाती हैं और धीरे-धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। इज़ इट क्लियर? तो ये थी हमारी वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इन सिटू, यानी कि इन सिटू ब्रेकडाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इन सिटू। यानी कि अगर अपनी जगह पे कोई रॉक टूट रही है, तो वो क्या है? वेदरिंग। और अगर उसका मूवमेंट हो रहा है, तो दैट इज़ इरोज़न। इज़ इट क्लियर? नाउ द सेकंड टॉपिक, सब टॉपिक कम्स अंडर डेनुडेशन। डेनुडेशन का मतलब होता है वियरिंग डाउन एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। इसमें 3 प्रोसेस आती है, वेदरिंग, इरोज़न एंड मास मूवमेंट। So we have completed weathering. Now we are going to complete erosion. Then we will move
टुवर्ड्स मास मूवमेंट। तो व्हाट डज इरोजन मीन? इरोजन मीन्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल, यानी किसी पत्थर की वेदरिंग हो चुकी है, किसी रॉक की वेदरिंग हो चुकी है, वो टूट चुकी है, अब उसका क्या होगा? मूवमेंट होगा। द एक्टिव प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे। कैरिंग अवे का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। किसको ले जाना? कैरिंग अवे वेदर्ड पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि ऐसे पार्टिकल जिनकी वेदरिंग हो चुकी है, उनका एक जगह से दूसरी जगह कैरिंग अवे या मूवमेंट क्या होता है? इरोजन होता है। बोलो बात समझ में आई? वाइल इरोजन, जब ये इरोजन होता है, तब इसमें भी वेदरिंग होती है, इधर भी पत्थर टूटते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ जितनी पत्थरों का टूटना था वो हो चुका है। नहीं, मूवमेंट के टाइम पे भी पत्थर टूटते हैं। दिस इज नॉन एज एरोजन। और अगर पत्थर अपनी ही जगह पे टूट रहा है, यहीं टूट रहा है, तो दैट इज वेदरिंग, है ना? वी कॉल्ड इट इन सिटू ब्रेकडाउन। टेथिस सी एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं कि आज के समय जहाँ ग्रेट हिमालय है, वहां पहले टेथिस सी हुआ करता था। तो दो माउंटेन रेंजेस थी, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो इनसे जो नदियां निकलती थी, उन नदियों ने सेडिमेंट्स जाके डिपॉजिट कर दिए थे कहाँ पर? टेथिस सी में। और आगे चल के प्लेट्स ने, जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, ये जो टकराई, और इनके टकराने से ये वाला स्ट्रक्चर जो है उठ गया। तो आज के समय जो हिमालयन वाला रीजन था, वहां पहले टेथिस सी था। ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इरोजन रेट को कंट्रोल करते हैं? अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अगर बारिश ज्यादा होगी तो इरोजन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इरोजन ज्यादा होगा। स्लोप ऑफ द लैंड, स्लोप का मतलब होता है स्टीपनेस। जैसे जमीन ऐसी है, एक जमीन ऐसी है, तो इसका स्लोप कैसा है? इसकी ढलान कैसी है? ज्यादा। इसका स्लोप कैसा है? कम है। ठीक है। तो यहाँ कोई मिट्टी होगी, यहाँ कोई रॉक पार्टिकल्स होंगे, तो इनका इरोजन जल्दी होगा। इसकी स्पीड क्या होगी? हाई। या इसकी रेट क्या होगी? हाई। इसकी क्या होगी? लो। इरोजन यहाँ भी होगा, पर जो रेट है, रेट ऑफ इरोजन, दैट विल बी लो हेयर एंड रेट विल बी हाई हेयर। इज इट क्लियर? स्लोप ऑफ द लैंड, यानी कि जितने ज्यादा स्टीपर लैंड होगी, इरोजन उतना ही तेज होगा। टाइप ऑफ सॉइल, अगर सॉइल सैंडी है तो इरोजन ज्यादा होगा। प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन, अगर वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है उस जमीन पर, तो इरोजन कम होगा। और वही पेड़ पौधे अगर नहीं है, बंजर जमीन है, तो वहाँ इरोजन ज्यादा होगा। ठीक है ना? चेंज इन लैंड यूज पैटर्न, और इस पे भी डिपेंड करता है कि हम जो है लैंड जो है कैसे यूज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं या कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच कंट्रोल इरोजन रेट। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ। द थर्ड सब टॉपिक अंडर डेन्यूडेशन इज मास मूवमेंट। मास मूवमेंट इज ग्रेविटी ड्रिवन। ग्रेविटी ड्रिवन मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ लूज रॉक्स, यानी कि देखो, आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ये कोई रॉक है, कोई माउंटेन से कोई हिल होगी। तो इसकी जो रॉक से जो लूज हो चुकी होगी पहले यहाँ, तो इसका डाउनवर्ड मूवमेंट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना? तो ग्रेविटी की वजह से एक स्लोप से डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है इस रॉक का। दिस इज नॉन एज मास मूवमेंट। तो ये जनरली कहाँ देखने को मिलेगी? ऐसे एरियाज में जहाँ स्लोप हो। और स्लोप कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? माउंटेन्स, है ना? तो देखिए, कॉमन लोकेशंस कौन सी होती हैं? माउंटेनियस रीजन्स लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, है ना? तो यहाँ लैंडस्लाइड्स हमें जनरली देखने को मिलते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं मास मूवमेंट। सबसे पहला लैंडस्लाइड, एज वी हैव डिस्कस्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? रैपिड स्लाइडिंग ऑफ ड्राई सॉइल एंड रॉक पीसेस, यानी कि सूखी मिट्टी और जो रॉक्स होती हैं, वो एक स्टीप स्लोप के थ्रू नीचे आती हैं ड्यू टू ग्रेविटी, दैट वी कॉल लैंडस्लाइड। सेकंड वन इज अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो, अर्थ फ्लो का मतलब है कि रॉक मटेरियल्स, जैसे जैसे ये ड्राई सॉइल है, कैसी है? ड्राई सॉइल। लेकिन अगर यही वाटर सेचुरेटेड होती, इसमें पानी मिला हुआ होता, अगर ये कीचड़ होता, दलदल की तरह अगर होता, और फिर अगर ऐसी स्टीप स्लोप से आ रही होती, तो उसको बोलते हैं मड फ्लो। और अगर स्लोप जेंटल होता, एक मिनट फिर से समझो, ये स्लोप है जेंटल और ये स्लोप है स्टीप। अगर पानी, कीचड़, रॉक, सॉइल सब का जो मलबा है, अगर वो स्टीप स्लोप से नीचे आ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे मड फ्लो। और वही मलबा, वही मिट्टी पानी मिली हुई अगर नीचे आ रही है, पर उसका स्लोप जेंटल है, कम ढलान है, तो उसको बोलेंगे अर्थ फ्लो। इज इट क्लियर? है ना? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट। नाउ अगला एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज वर्क ऑफ अ रिवर एज एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। अब जो रिवर है,
वो इरोजन कैसे करती है और कैसे डिपोजिशन करती है, इसको देख लेते हैं। तो इरोजन मीन्स बियरिंग अवे एंड रिमूवल ऑफ रॉक मटेरियल्स बाय रनिंग वाटर। यानी कि जब नदी बहती है तो अपने साथ में छोटे-छोटे जो कंकड़ पत्थर हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, उनको अपने साथ में बहा के ले जाती है। कहाँ ले जाती है? जहाँ भी रिवर की जो स्पीड है, वो कम होने लगती है, वहीं पर इन सेडिमेंट्स को क्या कर देती है? जमा कर देती है। ठीक है? जैसे आपने देखा होगा, ये रिवर है, तो रिवर के जो बीच में इसकी स्पीड बहुत होती है, तो यहाँ सेडिमेंट्स मूव करते रहते हैं। लेकिन जो बैंक होती है, यानी कि जो नदी का किनारा होता है, यहाँ स्पीड कम होती है। इसलिए नदी के बहुत सारे सेडिमेंट्स हमें किनारों पे देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में? फ्लड प्लेन आप सबने सुना होगा, ये इसलिए ही तो फर्टाइल है क्योंकि यहाँ जो सेडिमेंट्स हैं, वो रिवर्स के द्वारा रेगुलरली डिपॉजिट किए जाते हैं। बात समझ में आई? तो अब जो इरोजन में रिवर कैसे इरोजन करती है? तो देखो, इट कट डीप वैलीज एंड जॉर्जेस। जॉर्जेस क्या होता है हम देखेंगे आगे। इट वियर अवे रॉक्स थ्रू हाइड्रोलिक एक्शन एंड अब्रेशन। पानी टकराता है किसी रॉक से या किसी मिट्टी से, तो उसे उस एक्शन को कहा जाता है हाइड्रोलिक एक्शन। क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिक एक्शन। डीपन एंड वाइडन रिवर चैनल्स, ट्रांसपोर्ट इरोडेड मटेरियल। और जो भी जैसे नदी बहती हुई आई है किसी माउंटेनियस रीजन से, तो बड़ी बड़ी रॉक्स को तोड़ती हुई फिर उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती हुई अपने साथ में ले जाती है। और जहां रिवर की स्पीड धीरे हो जाती है वहां पर ये क्या कर देते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं। आई बस समझ में? तो ये कौन कौन से लैंड फॉर्म बनाए जाते हैं? वी शेप्ड वैली बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ये क्या करती है? डाउनवर्ड इरोजन करती है। डाउनवर्ड इरोजन। तो मान लो कोई लैंड फॉर्म है और रिवर ऐसे बहती हुई आ रही है, तो ये क्या है? डाउनवर्ड इरोजन करती हुई आई। जॉर्जेस, कैनोइंस, वाटरफॉल्स, रैपिड्स, है ना? तो ये लैंड फॉर्म होते हैं जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इरोजन के द्वारा। अब देखते हैं डिपोजिशन के द्वारा कैसे लैंड फॉर्म बनाए जाते हैं। देखो, डिपोजिशन अकर व्हेन रिवर लॉजेस स्पीड, एज वी हैव डिस्कस्ड, कि जब नदियों की स्पीड कम होने लगती है, जब नदियों की स्पीड धीमी होने लगती है, तो ये क्या करते हैं? अपने सेडिमेंट्स को जमा करने लगते हैं। जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि कोई रिवर है, इसकी स्पीड सेंट्रल में बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन किनारों पे, बैंक्स पर इनकी स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? अपने सेडिमेंट्स किनारों पे भी जमा कर देते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, ये क्या है? ये नेचुरल लीव्स हैं। नेचुरल लीव्स का मतलब कि नदियां अपने किनारों पर, अपने बैंक्स पर पत्थरों को जमा कर देती है, सेडिमेंट्स को जमा कर देती है। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी पावर नहीं है कि उन सेडिमेंट्स को और अपने साथ बहाकर ले जाए। लेकिन यहाँ कोई सेडिमेंट्स नहीं, परमानेंटली नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नदियों की स्पीड बहुत तेज है सेंट्रल में। तो ये क्या है? यहाँ जो भी सेडिमेंट्स होंगे, इन्हें अपने साथ में बहाकर नदी ले जाएगी, लेकिन किनारों पर वहीं छोड़ जाती है। तो जब ऐसे जो अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर होते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, दे आर नोन एज नेचुरल लीव्स। ठीक है? अब आगे कैसे करती है डिपोजिशन? दे डिपॉजिट सैंड, सिल्ट, ग्रेवल। दे बिल्ड फर्टाइल प्लेन्स। फ्लड प्लेन सुना है? तो इसी का एग्जांपल है। फिल लो लाइंग एरिया विद सेडिमेंट्स, क्रिएट न्यू लैंडफॉर्म। ये सब क्या है? न्यू लैंडफॉर्म है। नेचुरल लीव्स, फ्लड प्लेन्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन। फ्लड प्लेन्स बनाए जाते हैं, नेचुरल लीव्स, मीएंडर, ओक्सबो, डेल्टा। ये क्या होते हैं? डेल्टा। ये आगे चल के देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ रिवर्स की। स्टेजेस ऑफ रिवर्स मीन्स कि जब नदी अपने किसी ओरिजिन सोर्स से निकलती है, तो वो कितने स्टेजेस से गुजरती है। ठीक है? तो अ रिवर पासेस थ्रू थ्री स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम द सोर्स, यानी कि जहां से वो निकली वहां से, टू द माउथ, यानी कि बस जहां से नदी का एंड होता है ना? जैसे किसी माउंटेन से निकली और फिर जाके किसी ओशियन या किसी सी आके मिल जाती है, तो इसे बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। इसे क्या बोलेंगे? माउथ ऑफ द रिवर। और इसे बोलेंगे ओरिजिन ऑफ द रिवर। यानी कि नदी जहां से निकल रही है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, और नदी जहां एंड हो रही है दैट इज कॉल्ड माउथ। ठीक है? ईच स्टेट इज करेक्टेड बाय डिफरेंट ग्रेडियंट्स, वेलोसिटीज एंड जियोमॉर्फिक एक्टिविटीज। अब आगे समझने से पहले हम इन इमेजेस के थ्रू समझेंगे कि थ्री स्टेजेस ऑफ रिवर कौन कौन सी होती हैं। देखो, सबसे पहले है यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज का मतलब अपर कोर्स, माउंटेनियस स्टेज। इसका दूसरा नाम है माउंटेनियस स्टेज। यानी कि जहां रिवर माउंटेन से निकल ही रही है। जैसे देखिए माउंटेन्स, यहाँ से रिवर निकल रही है। एक बात और ध्यान देनी है यहाँ, कि जब भी नदी किसी माउंटेन से निकलती है तो इनका रास्ता बहुत पतला होता है। ठीक है?
जैसे ये प्लेन एरिया में एंटर करती हैं, तब इनका रास्ता तब ये अपने चैनल को वाइड करती हैं। आप देखिए यहाँ, ठीक है? तो ये क्या है? माउंटेनियस रीजन में वी शेप्ड वैली बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? बिकॉज़ दे डू इरोज़न। और कौन-सा इरोज़न? डाउनवर्ड इरोज़न, जिसकी वजह से कोई लैंड है, वो कट जाती है और वी शेप्ड इरोज़न बनाती है और ऐसे रास्तों से नदी निकलने लगती है। ठीक है? अब आप देखें, ये है यूथफुल स्टेज। यहाँ स्पीड बहुत हाई होती है। यूथफुल स्टेज, यहाँ स्पीड बहुत हाई होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा इरोज़न होता है। देखो, वेदरिंग यहाँ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पत्थर टूटेगा, तो वो मूव भी तो करेगा। एक तो स्लोप है इसका, ठीक है? अब इनका यहाँ स्लोप कैसा होता है? स्टीप होता है, ठीक है? स्पीड बहुत होती है रिवर की। तो ये सारे फीचर्स ना किसके? यूथफुल स्टेज। इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है, दैट इज़ मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज मीन्स मिडल कोर्स, बीच का रास्ता। इस रास्ते पे क्या होता है? इसका स्लोप तो होता है, लेकिन इसकी स्पीड जो है, वो धीमे होने लगती है। और जब स्पीड धीरे होने लगती है, तो ये क्या करती है? नदी अपना सीधे स्पीड से ना चलकर जहाँ उसे रास्ता मिलता है, ऐसे वहाँ से गुजरने लगती है। ठीक है? तो जब ये नदी ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, ज़िगज़ैग मोशन बनाती है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिएंडर। यानी कि जो मिएंडर होता है, वो किस स्टेज का फीचर है? तो वो है मैच्योर स्टेज या मिडल कोर्स का। बोलो, बात समझ में आई? और ये मिएंडर बन क्यों रहा है? बिकॉज़ स्पीड इज़ लो। ठीक है? इनके जो चैनल हैं, जो नदी का फ्लो का जो रास्ता है, वो वाइडन होने लगता है। वाइडर मीन्स चौड़ा होने लगता है। ठीक है? इसके बाद में लास्ट स्टेज है ओल्ड स्टेज। यानी कि जब रिवर किसी ओशियन में या किसी सी में जाने वाली होती है, अपना पानी मिलाने वाली होती है, तो वहाँ पे एस जैसा मूवमेंट होता है, वहाँ उसे बोलते हैं ओल्ड स्टेज। तो ओल्ड स्टेज में क्या है? लो ग्रेडिएंट। लो ग्रेडिएंट का मतलब स्टीपनेस नहीं है। ये माउंटेनियस रीजन था, यहाँ स्टीपनेस बहुत ज़्यादा थी। यानी कि इसका ग्रेडिएंट हाई था। ग्रेडिएंट मीन्स स्टीपनेस। लोअर स्टेज में या ओल्ड स्टेज में स्टीपनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है। इवन जितनी भी नदियाँ अपने साथ में सेडिमेंट्स कैरी करके लेके आती हैं, वो इस लोअर कोर्स में डिपॉज़िट कर देती हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये रिवर जो है, आगे चल के कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज़ में बँट जा रही है। क्यों बँट जा रही है? ये सब सेडिमेंट्स हैं, कंकड़ पत्थर हैं ये। कहाँ से आए? इस रिवर के द्वारा। ये रिवर जब माउंटेन से निकली थी, प्लेन एरिया से निकली थी, वहाँ से ये सेडिमेंट्स कैरी करते हुए लेके आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर कैरी करके इसलिए और नहीं ले जा सकती, क्योंकि अब इस वाटर में, इस फ्लोइंग वाटर में इतनी पावर नहीं है कि इतने बड़े-बड़े पत्थर या छोटे-छोटे पत्थरों को अपने साथ में किसी ओशियन या सी में लिया जा सके। इसलिए वो वहीं पे जमा कर देती है। और जब ये कंकड़ पत्थर यहाँ जमा होने लगते हैं, तो फिर नदी इन कंकड़ पत्थरों को हटा नहीं पाती है, फिर उसे जहाँ से रास्ता मिलता है, वहाँ से वो निकलने लगती है। तो ऐसे रीजन को बोलते हैं डेल्टाइक रीजन। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? और मिएंडरिंग, ये ऑक्सबोल लेक क्या है, ये देख लेते हैं कि जब रिवर मिएंडरिंग करती है, तो ऐसे मोशन में चलती है। पहले रिवर ऐसे चल रही होगी, फिर बाद में रिवर के पास इतना इरोजन हो चुका होता है। देखो, रिवर ऐसे आ रही है ना, ऐसे करके ऐसे, बहुत इरोजन हो गया है। लेकिन कभी भी जब भी बाढ़ आएगी, तो ये जो छोटा-सा गैप बचा हुआ है ज़मीन का, स्पीड में आएगी नदी, तो इसे भी क्या है, इरोड कर देगी। तो ये रास्ता सीधा बन जाएगा। तो यहाँ जो वाटर स्ट्रक्चर बना रह गया, तो इसी को कहा जाता है ऑक्सबोल लेक। आगे चल के और समझेंगे। तो ये थे 3 स्टेजेस ऑफ द रिवर। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। यूथफुल स्टेज में क्या है? दे बिगिन्स एट द सोर्स ऑफ रिवर, यूजुअली इन माउंटेन्स और हिल्स। माउंटेन से नदियाँ निकलती हैं। उनकी जो ग्रेडिएंट है, यानी कि उनका जो स्लोप है, वो कैसा है? स्टीप है, बहुत तेज है, ढलान वाला है। वाटर फ्लोस, यहाँ पानी बहुत स्पीड से और बहुत फोर्स से बहता है। वर्टिकल इरोशन, डाउनवर्ड कटिंग इज डोमिनेंट, एज वी हैव डिस्कस्ड कि डाउनवर्ड कटिंग होती है, जिसकी वजह से वी शेप्ड वैलीज जो हैं, वो फॉर्म होती हैं। रिवर चैनल्स आर नैरो एंड डीप, जो नदियों का जो रास्ता होता है, वो बहुत पतला होता है। नदियों का रास्ता वाइड होता है कहाँ? मिडिल स्टेज में, जब वो प्लेन एरिया में एंटर करती है। ठीक ठीक है? तो कौन-कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं इधर? वी शेप्ड वैलीज, जॉर्जेस, कैनोइन्स, वाटरफॉल्स, रैपिड्स। आगे अब आप देखिए, ये जॉर्ज है और ये कैनोइन है। अब इनमें डिफरेंस देखिए, जैसे मान लीजिए नदी बह रही है,
पहले ये माउंटेन्स रहे होंगे, सेम रहे होंगे, प्लेन रहे होंगे। रिवर ने डाउनवर्ड कटिंग किया, यानी पत्थरों को नीचे से खोदना शुरू किया। आसान भाषा में हम ऐसे समझेंगे, पर ये क्या है, ग्रेजुअली डाउनवर्ड कटिंग करती है, गहरी होती जाती है। तो इसे बोलते हैं जॉर्ज। और ये है कैनोइन, है ना? इसे जॉर्ज बोलो या गॉर्ज बोलो, एक ही बात। ये है कैनोइन। कैनोइन क्या मतलब होता है कि ये वाइडर फॉर्म ऑफ किसका होता है? गॉर्ज। यानी कि जब ये एरिया वाइड हो जाता है और डीप हो जाता है, देखिए ये डीप है, ये माउंटेन है, इसकी माउंटेन की सरफेस है, ये इतना डीप चलेगा, ये सरफेस है, इतनी डीप चलेगा। तो ये डीप होते हैं और कैसे होते हैं? वाइड होते हैं। तो ये होते हैं कैनोइन, है ना? तो ये देख लीजिए। अब है मैच्योर स्टेज, यानी कि मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स में क्या है कि रिवर एंटर्स प्लेन, इसे बोलते हैं प्लेन स्टेज। यानी कि अब रिवर कहाँ एंटर कर चुकी है? प्लेन एरिया। और जेंटली स्लोपिंग रीजन, यानी कि अब इनका जो स्लोप है वो कैसा है? स्टीप नहीं है, कैसा है? जेंटल है, यानी कि कम ढलान वाला है। इनकी स्टीपनेस जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। रिवर की वेलोसिटी जो है वो कम हो चुकी है। लेटरल साइडवर्ड इरोजन बिकम मोर इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, दो टाइप के इरोजन होते हैं। एक वर्टिकल इरोजन, जो रिवर कहाँ करती है? माउंटेनियस रीजन में या यूथफुल स्टेज में। सेकंड जो इरोजन है वो कहाँ होता है बच्चों? वो होता है मैच्योर स्टेज में या प्लेन एरिया में। जैसे आप ये देखिए, ये प्लेन एरिया है, तो यहाँ रिवर डाउनवर्ड कटिंग नहीं कर रही है। डाउनवर्ड कटिंग करेंगे तो गड्ढा हो जाएगा। ये साइडवेज इरोशन कर रही है, यानी कि जब पानी इधर बह रहा है तो ये देखो यहाँ कहीं ना कहीं मिट्टी इरोड कर रही होगी। जैसे अभी मैंने एक इमेज दिखाई थी, आई थिंक, अगर आपने देखी हो, ये। तो जैसे पानी बह रहा होगा तो ये पानी क्या, साइड की जो मिट्टी होती है उसको तोड़ने लगती है। ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं साइडवेज इरोजन। क्या बोलते हैं? साइडवेज इरोजन। तो देखिए, तो इसे ही बोलते हैं लेटरल और साइडवेज इरोजन। बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन वर्टिकल इरोजन, वैलीज बिकम ब्रॉडर, है ना? तो जब ये साइडवेज इरोजन करेगी तो ये बताओ, ये एरिया हट के पानी मिल जाएगा, तो ये एरिया कैसा हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है। तो वर्क डन बाय द रिवर इन दिस मैच्योर स्टेज, इट वाइडन्स इट्स चैनल, कैरी सेडिमेंट्स डाउनस्ट्रीम, स्टार्ट डिपॉजिटिंग सम मटेरियल, है ना? अब यहाँ इरोजन तो हो ही रहा है, लेकिन डिपोजिशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और माउंटेनियस स्टेज में या यूथफुल स्टेज में सिर्फ इरोजन देखने को मिलता है, यहाँ डिपोजिशन भी देखने को मिल रहा है। जैसे देखिए, यहाँ इरोजन हो रहा है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इरोजन हो रहा है, लेकिन मिट्टी जो है या जो नदी है, इस इनर वाले रीजन पे, ऐसे समझिए, ये रिवर है, बह रही है। ठीक है। रिवर का जो आउटर पार्ट होता है, जैसे ये, तो यहाँ जो आउटर पार्ट होता है वहां होता है इरोजन। ठीक है। और जो इनर पार्ट होता है रिवर का, वहां होता है डिपोजिशन। यानी कि वहां रिवर जो है वो अपने कंकड़ पत्थर डिपॉजिट करने लगती है, अपने सेडिमेंट्स क्या करने लगती है? डिपॉजिट करने लगती है। जैसे यहाँ यहाँ होगा क्या? डिपोजिशन। बोलो, बात समझ में? ठीक है। तो मियंडरिंग होती है, यहाँ पर रिवर क्लिप्स बनती हैं, स्लीप ऑफ स्लो बनते हैं, ये दोनों देख लीजिए। जैसे देखिए, जो नदी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, यानी कि आउटर जो स्ट्रक्चर है, वहां पर जो स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें बोलते हैं रिवर क्लिफ। क्या बनते हैं? रिवर क्लिफ। और जो यहाँ पे इनर साइड जो स्ट्रक्चर बनते हैं, इनको बोलते हैं स्लिप ऑफ स्लोप्स, है ना? बस आप समझने की समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में ना जाए इसके। तो दिस स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड लेटरल इरोजन, है ना? तो इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना कि साइडवेज इरोजन कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे? मैच्योर स्टेज में। जैसे देखिए, ये रिवर का जो फ्लो है, ये आउटर पार्ट है रिवर का, तो यहाँ होगा इरोजन। ठीक है। और ये क्या है? रिवर का इनर पार्ट। इनर पार्ट पे क्या होता है? डिपोजिशन। यहाँ कंकड़ पत्थर क्या होने लगते हैं? डिपोजिट करने लगती है रिवर, तो इसे बोलते हैं स्लिप ऑफ स्लोप। ठीक है। तो ये है रिवर क्लिफ। ठीक है, ये है स्लिप ऑफ। तो ये सारी चीज समझ लें। ये इमेज है डेल्टा, डेल्टा एक रीजन है ये, कि यानी कि ये सारे सेडिमेंट्स हैं, डिपॉजिट हो चुके हैं, रिवर के द्वारा लाए गए, है ना? तो अब इनको, नदी को जहां से रास्ता मिलेगा वो वहां से निकलेगी। तो ये माउथ है, मतलब यही माउथ है, यहाँ आगे चल के सी में या ओशियन में ये रिवर अपना पानी मिलाने वाली होगी। ओल्ड स्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर फ्लो वेरी जेंटल स्लोप नियरेस्ट माउथ, ये क्या है? ओल्ड स्टेज का एग्जांपल है डेल्टा। ठीक है। कि जहां रिवर के पास अब वो स्पीड नहीं है जो अपने साथ सेडिमेंट्स को बहाकर सी में ले जाए। वेलोसिटी बिकम स्लो, कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस, डिपोजिशन बिकम्स द डोमिनेंट प्रोसेस।
तो यहाँ सबसे बड़ी प्रोसेस क्या होती है, वो है डिपोजिशन। ठीक है। वर्क डन बाय द रिवर डिपॉजिट सेडिमेंट्स कैरीड फ्रॉम अपर एंड मिडिल कोर्स, यानी कि माउंटेनियस रीजन और प्लेन एरिया से जो भी सेडिमेंट्स लाए हैं वो यहाँ डिपॉजिट होने लगते हैं। बिल्ड फर्टाइल प्लेन्स एंड कोस्टल लैंडफॉर्म्स, तो कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स, ऑक्सबो लेक्स, डेल्टा, डिस्ट्रीब्यूटरीज। दिस स्टेज मेनली एसोसिएटेड विद डिपोजिशन। अब आप आगे चल के आगे जानने से पहले बस तुरंत में यहाँ समझ लीजिए एक बात, इरोजन होता है कहाँ, माउंटेनियस रीजन में। ठीक है। प्लेन एरिया में इरोजन प्लस डिपोजिशन दोनों होने लगते हैं। कहाँ पर, प्लेन एरिया में। फिर जब हम आते हैं डेल्टा एक रीजन में, जब हम आते हैं डेल्टा एक रीजन में, तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशन होता है, वहां इरोजन नहीं देखने को मिलता है। बोलो बात समझ में, ये की फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकते हैं। बस इसी के साथ में आज की वीडियो हमारी एंड हुई। आगे का जो टॉपिक है वो है डिजास्टर्स। तो डिजास्टर्स हम करेंगे अगली वीडियो में, जो कि हमारी होगी पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, वो लास्ट पार्ट है हमारा, है ना। तो वी हैव कवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। और अगर समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट और आस्क ऑन माय नंबर, आई एम हियर टू क्लैरिफाई। थैंक यू। जय हिंद।